हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भान। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल में जो भी आपके प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे 18 जून 2023 के शिफ्ट थर्ड में, वो सारे 20 के 20 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कि किस टॉपिक से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेवल क्या था और आप अभी कितने उसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पिछला वाला एग्ज़ाम भी दिया होगा और इस बार जो वैकेंसी है ये सीए पीएफ यानी कि सबको मिला करके जो बीएसएफ सीआरपीएफ जितने भी वैकेंसी है वो सब बीएसएफ के माध्यम से सीए पीएफ के माध्यम से आपको ऑनलाइन कराई जा रही है और उन सभी का एक ही एग्ज़ाम होने वाला है और आपसे सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस डला लिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन नहीं कराई है वो अपनी ऑनलाइन करा लेंगे। लास्ट डेट जल्दी ही है, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। ऐसे ही करके एक एक करके मैं आपको सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कस करेंगे, हर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे वो मैं सब आपको बताते चलूँगा। तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं होने वाला है, एक क्लास हो जाएगी आपकी कंप्लीट क्लास। ये नहीं कि हाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 365 में सेल एड्रेस D101 को इंगित करता है। तो मतलब इन चार में से मैं बता दूं आपका कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था या कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और किस प्रकार से सही है तो क्यों है। इसी तरह से हमने क्लरिकल एप्टीट्यूड वाली क्लास की थी आपकी, मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे और वो भी आपके प्रीवियस ईयर वाले थे, वो भी 18 तारीख के थे, मैं आपको करा चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उसमें भी मैंने आपको हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करके बताया है। आप देख सकते हो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो विगत वर्ष में यानी कि जो 2023 की परीक्षा थी उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपको समझ आ जाएगा। पहले क्लरिकल एप्टीट्यूड का लेवल कुछ और था, अब लेवल कुछ और है। तो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर है 18 जून 2023 शिफ्ट थर्ड का बीएसएफ हेड कांस्टेबल। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी, क्लास में लास्ट तक बनी रहना है और अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो एक बार क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसी तरह से मैं आपको मैथ और बाकी के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एक एक क्लास करके सब आपको समझा दूँगा। कंप्लीट पेपर देख लिए इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। छोटी छोटी क्लास कम टाइम में आप सब कवर कर लोगे, सारे मैं आपको करा दूंगा। बस क्लासेस को शेयर करते रहिए और अच्छा अपना भरपूर प्यार दीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से आपकी तैयारी करा पाऊँ। आगे की तैयारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे भी आपकी तैयारी इसी प्रकार से कंटिन्यू हो जाएगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए कि हम अपने सारे क्वेश्चन किस तरह से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपसे एम एस एक्सेल से पूछा गया है, एम एस एक्सेल 365 तो इसमें क्या होता है, सेल होती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सेल होता क्या है, फिर उस सेल में एक एड्रेस होता है। तो देखिए, जो हम पंक्ति रो और कॉलम बनाते हैं तो उससे मिलकर हमारा बनता है सेल। हमने रो और कॉलम बना लिए एम एस एक्सेल में, आपने देखा होगा। तो हमारा यहाँ पर ये जो होता है इसको हम एक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है। इस तरह से हमारी सेल्स होती हैं। उसमें हमारे यहाँ पर ए बी सी इस तरह से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से आगे इंडिकेट करते हुए चले जाते हैं। तो ये कॉलम होती हैं और रो होती हैं। तो कॉलम और रो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम रो की बात करें तो रो किस प्रकार में होती है, रो होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप समझ सकते हो। तो ये जो होता है स्तंभ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। और जो दूसरा होता है उसको, जो हमारा कॉलम हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हमारा वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या हो गया, हमारे स्तंभ हो गए और रो हो गई हमारी पंक्तियाँ। कॉलम, स्तंभ, रो, पंक्ति। रो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि D101 से हमारा क्या मतलब है,
तो जैसे यहाँ पर हमारा डी आएगा, तो डी नंबर वाले लाइन में जो हमारा 1 2 3 करते हुए चल रहा है, इसी तरह से डॉट 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 एक लाइन आएगी हमारी 101 नंबर की। तो जो 101 नंबर वाली हमारी रो होगी वो डी कॉलम की 101 नंबर वाली रो होगी। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? क्या हम इसको 101 पंक्ति डी स्तंभ लिखेंगे, पंक्ति स्तंभ रो एंड कॉलम, समझ सकते हो आप, या डी पंक्ति 101 स्तंभ लिखेंगे, या डी पंक्ति 10 स्तंभ, या पाँचवीं पंक्ति 101 स्तंभ। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी रो या कॉलम को एड्रेस करेंगे, जब उसको नाम देंगे, जब उसको इंडिकेट करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमको कॉलम लिखना होता है, उसके बाद हमको रो लिखनी होती है। कॉलम में क्या आता है दोस्तों? ए बी सी डी हमारी आती हैं, और रो में हमारी 1 2 3 4 इस तरह से आता है। तो सबसे पहले कॉलम, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद हमारा रो, तो 101। ये मैंने आपको समझा दिया कि डी 101 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या बोलेंगे हम? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए, ऑप्शन नंबर ए, 101 पंक्ति का डी स्तंभ। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 101 पंक्ति का डी स्तंभ। लेकिन नोट डाउन कैसे करेंगे? D101 मैं आपको बता चुका हूँ, पहले कॉलम फिर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से समझते हुए चलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, उसको मैं आपको साथ के साथ ही ऐसे समझा दूंगा कि आप उसको कभी भी ना भूल पाओ। तो फटाफट से अपनी ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे की क्लासेज भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए पारंपरिक टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हमसे बोला गया है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें हम टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला है जिसमें हम टेलीफोन लाइनों का यूज़ करते हैं। तो क्या वो हमारा केबल इंटरनेट है? केबल यानी कि ये वाला ओनली वाला केबल नहीं है, जो केबल होता है, वायर होता है, उस केबल की बात की जा रही है। हमारा डायल अप इंटरनेट होगा, सैटेलाइट होगा, या वायरलेस होगा? तो हम सबसे पहले ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे कि आखिर हमारा केबल इंटरनेट क्या होता है। तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम टेलीफोन लाइनों का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट में करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका MS एक्सेल से था, जिसमें रो और कॉलम आपसे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका इंटरनेट से है। तो इंटरनेट वाला चैप्टर भी आप देख लीजिए कि किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। केबल की अगर हम बात करें तो केबल क्या होता है दोस्तों? ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस होता है। तो इसका जो यूज होता है टेलीविज़न के समान, यानी कि उसके समान, जैसे टेलीविज़न का होता है उसी तरह से इसका केबल इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो क्या होता है ये होता है एक ब्रॉडबैंड। नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। अगर हम डायल अप इंटरनेट की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है एक मॉडम। डायल अप इंटरनेट कैसा होता है? हम इसका मॉडम के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडम में आपने देखा होगा, मॉडम में क्या होता है? मॉडम में हम एक मॉडम होती है, उसके अंदर सिम कार्ड डलता है और वो एक केबल आके आपके CPU से कनेक्ट हो जाता है। तो वो क्या हो गया? एक तार के थ्रू, यानी कि टेलीफोन, जैसे टेलीफोन में वायर लगा होता है, टेलीफोन लाइन का भी यूज़ किया जाता है, उसी तरह से डायल अप इंटरनेट में हम मॉडम का यूज़ कर लेते हैं और इसमें आप टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा, आपसे ही पूछा गया था, टेलीफोन लाइन का प्रयोग। केबल इंटरनेट ये एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है। डायल अप इंटरनेट ये एक टेलीफोन लाइन के थ्रू यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट की बात करें तो ये आपके देखिए अंतरिक्ष में होती है, अंतरिक्ष से कनेक्टिविटी आती है। तो सैटेलाइट में कोई वायर नहीं लगता। सैटेलाइट आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, सैटेलाइट आपके अंतरिक्ष में होती हैं, वहाँ से वो सिग्नल देती है और हम सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। वायरलेस की बात करें तो वायरलेस भी आप समझ सकते हो, जैसे वाईफाई, हॉटस्पॉट। तो ये क्या होता है? ये वायु के द्वारा, यानी कि हवा के माध्यम से ये कनेक्ट होता है। वाईफाई, हॉटस्पॉट इसके एग्जाम्पल हो गए, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3,
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपसे बीएसएफ में पिछली बार पूछे गए थे, यानी कि मैच करने को। इसका मतलब है कि आपसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस की डिटेल वो ले लेगा। आपको चारों का पता होगा तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है मेल सिस्टम के घटक नाम वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम के साथ मिलान करना है, यानी कि इस कॉलम का इन कॉलम्स के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पर आप मेल सिस्टम, यानी मेल कौन सा है, ये जीमेल, ईमेल, वो वाला मेल है, ठीक है। और ये उसका विवरण है कि किस चीज़ का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं बात करूँ मेल यूज़र एजेंट की, तो यहाँ पर अगर हम मेल यूज़र एजेंट की बात करें तो मेल यूज़र एजेंट क्या होता है, तो मैं आपको इसको सीधे सीधे ही बता देता हूँ, वरना आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो मैं बता दूँ कि जो मेल यूज़र एजेंट होता है, यूज़र क्या होते हो आप खुद, और मेल क्या होता है जो आप यूज़ कर रहे हो जिस मेल को, तो उसको मेल को यूज़ करने वाला जो एजेंट होता है तो वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम होता है, जिसको क्या बोलते हो आप, मेल यूज़र एजेंट, जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेल यूज़र एजेंट का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मेल सबमिशन एजेंट की अगर हम बात करें तो मेल सबमिशन एजेंट क्या हो जाएगा, तो यह उपयोगकर्ता एजेंट से ईमेल लेता है, जो यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है, जो एजेंट यूज़र है उससे ईमेल को लेगा और मेल ट्रांसफ़र एजेंट को डिलीवर कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल सबमिशन एजेंट। ये सारे आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेल डिलीवरी एजेंट। अब समझेंगे डिलीवरी एजेंट क्या होता है, तो ये होता है, यह मेल ट्रांसफ़र एजेंट से ईमेल लेता है। किससे ईमेल लेता है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट से, और उन्हें मैसेज स्टोर में डिलीवर कर देता है। तो सी का ऑप्शन 4। लास्ट बचता है मेल ट्रांसफ़र एजेंट। तो यह एक मेल सिस्टम का आधार है। अपने परिचालन के लिए सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में SMTP बोलते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो @targetwithbhanu, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी तरीका आपको जो आपको बेस्ट लगे उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा, आपको सेम PDF वहाँ पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। सिर्फ आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है लिंक से, और वहाँ से आपको PDF में फाइल वाले ऑप्शन में जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अपना पढ़ लेना है, याद कर लेना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे एकदम बिल्कुल अपने तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कंपाइलर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर डिजाइन के चरण नाम, यानी कि इस वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम से सुमेलित करना है। तो ये एक जगह ही था कंपाइलर डिजाइन के कारण, और ये है विवरण। तो आपको फिर से मैच करना है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कंपाइलर। कंपाइलर होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप एक नोटबुक अपनी कॉपी उठा करके उसमें नोट डाउन करते रहिए जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप कंपाइलर हेडिंग डाल के वीडियो को रोक रोक करके आप उसको लिख सकते हो। तो जैसे कि, क्योंकि ज़्यादा लिखना यहाँ पर देखिए, अगर लिखूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कंपाइलर तो ये सॉफ्टवेयर होता है। अब कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। किसको, ये सोर्स कोड को किस में बदलता है दोस्तों, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम अगर आसान सी लैंग्वेज में अगर बात करें इसकी, तो आसान सी लैंग्वेज में हो जाएगा
हाई लेवल लैंग्वेज को ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू, या चेंज लिख सकते हो, लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ये चेंज कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। अब इसके टाइप्स होते हैं कि कंपाइलर में कौन कौन से टाइप किस किस काम में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सिंटैक्स विश्लेषण, सिमेंटिक विश्लेषण और कोड अनुकूलन। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की, तो इसको कोड ऑप्टिमाइज़र भी बोला जाता है, जो कोड जनरेट करता है। तो सीधे सीधे हमारा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो कंपाइलर टारगेट मशीन के लिए सोर्स कोड का उत्पन्न करता है, कोड जनरेशन। आप पढ़ोगे तब भी समझ जाओगे, जनरेट करना यानी कि उत्पन्न करना, निर्माण करना किसी चीज़ का। और यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स कोड उत्पन्न करता है, तो उसको जो सोर्स कोड जनरेट करेगा तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इसकी मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। तो इसका वर्क क्या होता है? तो कोड जनरेट करने का, तो इसका कार्य होता है कि कोड को परिवर्तित कर देना। और ये किसके थ्रू करता है? सीपीयू मेमोरी का उपयोग करके उसको तेज़ी से, कम संसाधनों के माध्यम से सीपीयू मेमोरी का यूज़ करके उसका निष्पादन करेगा। सिंटैक्स विश्लेषण की अगर हम बात करें, तो सिंटैक्स विश्लेषण क्या होता है? एरर। मैं आपको बता दूं, ये त्रुटियां चेक करता है, एरर देखता है कि क्या एरर है हमारी। तो सिंटैक्स विश्लेषण एरर चेक करेगा कि आपकी त्रुटियां क्या हैं, जो भी आपने कोड बना रखा है। तो ये है, इसका हो जाएगा तीसरा। इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सिंटैक्स की जांच करता है। तो मैंने आपको बोला था कि कोड की जांच करेगा, चेक करेगा, ताकि सुनिश्चित कर सके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों के अनुरूप है या कोई त्रुटि तो नहीं है, तो ये त्रुटि चेक करेगा। सिमेंटिक विश्लेषण की यदि हम बात करें, तो सिमेंटिक विश्लेषण क्या होता है? तो ये होता है कोड वैलिडेशन करता है। क्या करता है? कोड को वैलिडेट करता है। वैलिडेट आप समझ सकते हो, वैलिडेट क्या होता है? तो उसके सुनिश्चित करेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं, क्या अर्थपूर्ण है या नहीं है। तो कंपाइलर यह सुनिश्चित करने के लिए सोर्स कोड के अर्थ की जांच करता है कि यह अर्थपूर्ण है या नहीं। देखिए, सिंटैक्स विश्लेषण और सिमेंटिक विश्लेषण, इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये वैलिडेट करेगा, सुनिश्चित करेगा, वैलिडेशन करना, सुनिश्चित करना, और ये एरर की जांच करेगा। ये उसको त्रुटियां, जो गलतियां होंगी उसकी जांच करेगा, और ये उसको चेक करेगा सिमेंटिक विश्लेषण की क्या वो अर्थपूर्ण है या नहीं। कोड अनुकूलन, तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है कि यह कोड लाइनों को हटाता है, रिसोर्सेज को बर्बाद किए बिना प्रोग्राम के निष्पादन को गति देने के लिए स्टेटमेंट के अनुक्रम को व्यवस्थित करेगा। सारे के सारे आपके यहाँ पर मैंने आपको समझा दिए। कोड अनुकूलन, सिमेंटिक विश्लेषण, सिंटैक्स विश्लेषण, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, यहाँ पर सारे आपको बता चुका हूँ। आपको बस क्या करना है, इनको याद कर लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर बात करेंगे हम। तो आपका फिर से एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये दो चैप्टर आपके ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हो गए, आपकी वर्किंग सेल हो गई। एमएस वर्ड में आपसे शॉर्ट की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। तो इन दो चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में रिव्यू रिबन टैब में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता। जब आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऊपर की साइड रिव्यू का, और वहाँ पर आपका होता है टैब में ट्रैकिंग। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ट्रैकिंग मिलेगा। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? तो ट्रैकिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्रैक करना। आप समझ रहे होंगे ट्रैक के कि इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ट्रैक करने का। और ट्रैक को क्या करता है? ट्रैक को चेंज करता है, बैलून्स में चेंज करता है, ट्रैक को डॉक्यूमेंट में चेंज करता है। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो मैं अगली साइड में मैंने आपके लिए लगा रखा है। तो देखिए,
यहाँ पर आप देखोगे ट्रैक चेंजेस, तो ट्रैक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑल मार्कअप मिलेगा, 100 मार्कअप मिलेगा और रिव्यूइंग पेन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहे हैं, 100 मार्कअप मिला, रिव्यूइंग पेन मिला, ऑल मार्कअप मिला। तो इसने पूछा है कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। तो प्रीवियस चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 100 मार्कअप ओपन करोगे तो देखिए मैंने जो आपको बताया बैलून्स, स्पेसिफिक ब्लू पीपल, तो ये आपको बैलून्स वगैरह, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, 100 मार्कअप में मिलेगा। तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा स्लाइड ही लगा दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। आप जब भी MS एक्सेल ओपन करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे भी ऐसे ही मैंने आपके लिए स्लाइड लगा रखी है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके लिए लगा रखा है। एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने इसमें ऐड किया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट इसलिए ऐड किया है जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से आप अपना सारा कुछ कवर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सारी क्लासेज ऐसे ही होती हैं, बस आप एक बार क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। बस मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, अगर कोई दिक्कत आपको कोई कमी भी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। जिस चीज़ की भी आपको नीड है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने कमेंट किया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आए थे वो उसकी क्लास बनाओ एक। मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लास बना दी, सारे के सारे कंप्यूटर ही करा दूंगा। मैथ, अगर आप बोलोगे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश करा दो, इंग्लिश मिल जाएगी आपको, जो भी आप चाहो वो मिल जाएगा। आगे की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। आप बता दो कि सबसे ज़्यादा नीड आपको इस समय किस चीज़ की है, मैथ की है तो मैथ की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो कंप्यूटर की क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी। थ्योरी वाइज पढ़ना चाहो थ्योरी से या क्वेश्चन से, जो भी आपके आज तक चाहे दिल्ली पुलिस का हो एग्ज़ाम, BSF का हो, जहाँ भी आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, देखिए कंप्यूटर का लिमिटेड सिलेबस है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा घुमा फिरा करके। तो अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संक्षिप्त रूप नाम वाले कॉलम का पूर्ण रूप नाम वाले कॉलम से मिलान करना, यानी कि आपको फुल फॉर्म, अगर शॉर्टकट में बोलें तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए LCD, और L से आपका एक ही स्टार्ट हो रहा है सेकंड नंबर पे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके घर में LED LCD सबके घर में लगी हुई होती हैं। अगर आपसे बोल रहे हो कि हमको हमारे घर में LCD लगी है और आपसे कोई पूछने लगेगा LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं उसको। ISP की अगर हम बात करें तो ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। SRM की अगर हम बात करें तो ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर PCB की बात करें तो ये होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो आप 2, 3, 4 और D नंबर का 1, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, 2, 3, 4, 1। यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं लगाया क्योंकि आप सीधे सीधे भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा MS वर्ड से, फिर से MS वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की क्या है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और ऐड करना है, डबल बार प्लस नहीं है, लेकिन कमांड आपको, यानी कि किसके साथ क्या, पहले कंट्रोल दबाओगे और साथ ही साथ कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट दबाओगे और शिफ्ट भी उसके साथ आपको प्लस का बटन दबाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट खोजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस F। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं या इनमें से कोई सी एक बात सही है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो देखिए MS वर्ड में अगर आप ये कमांड देते हो कंट्रोल शिफ्ट और साथ में प्लस दबाते हो तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप कंट्रोल प्लस F दबाते हो, F का मतलब क्या है दोस्तों, F का मतलब होता है फाइंड। तो कोई भी टेक्स्ट खोजने के लिए कंट्रोल प्लस F का यूज़ करोगे तो आप उसको खोज सकते हो। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ शॉर्टकट कीज लगाई हुई हैं MS वर्ड 365 की, ठीक है, MSX। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस F, आप कंट्रोल प्लस F दबाओगे, वर्ड टाइप करोगे
तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, आप उसको खोज भी सकते हो। कंट्रोल प्लस बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यानी कि जो हल्का दिखता है मोटा डार्क हो जाएगा, बोल्ड समझ सकते हो आप। कंट्रोल प्लस ई, तो इसको आइटलाइज, ये इटैलिसाइज करने के लिए, जो इटली वाला, जैसे कोई वर्ड आपको ऐसे तिरछा करके लिखना हो तो इस तरह से, तो वो क्या होता है, इटालियन वर्ड होते हैं, तिरछे तिरछे करके जो आप लिखते हो, तो वो उसको तिरछा करने के लिए। सारे के सारे देख सकते हो। करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और साथ में डब्ल्यू। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F6। और पिछले डॉक्यूमेंट पे जो आपने ओपन डॉक्यूमेंट था आपका पिछला वाला, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के F6। इन सबको याद कर लेना। कोई टेक्स्ट अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी करना है कंट्रोल प्लस C, आपको कट करना है तो कंट्रोल प्लस X, हाइड या करना है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है तो कंट्रोल प्लस H, और अगर आपको कॉपी C से कर लिया और उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस B। अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस Z, यानी कि वापस उसको लाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, अंडो। आगे ये सब याद कर लेना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। बहुत सारी शॉर्टकट कीज थी तो एक साथ आपको नहीं दे सकते, याद भी नहीं होंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेगा और उसको आप रिवाइज करोगे तो उसको अच्छे से याद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 कीबोर्ड शॉर्टकट नाम वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम के साथ मिलान करना है। तो अब विंडो 10 की शॉर्टकट कीज आपसे पूछी गई हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट दबाएं तो क्या होगा, ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाएं तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ INS दबाएं तो क्या होगा, और कंट्रोल के साथ X दबाएं तो क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस शॉर्टकट की से आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो कंट्रोल और उसके शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो जो आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको रिसाइकल बिन में ले जाए बिना डिलीट कर देना। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया है, जैसे ये विवरण है, अगर आप इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस के डिलीट दबा दोगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। रिसाइकल बिन आप अच्छे समझ सकते हो। रिसाइकल बिन क्या होता है, कंप्यूटर में जो डब्बा होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है, उसको आप फिर से रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट किया है उसको, तो फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी, गायब। ऑल्ट प्लस स्पेस बार से आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, तो एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेनू खुल जाएगा। ऑल्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस INS से सिलेक्ट किया गया आइटम को आप पेस्ट कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस X से सिलेक्ट किए गए आइटम को आप कट कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट कीज आपके लिए लगाई हुई है, सारे मैंने आपको बता दी किससे क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस X दिया हुआ होगा, ये रहा देखिए। तो कट सिलेक्टेड आइटम टू क्लिपबोर्ड, और कंट्रोल प्लस A से सारा का सारा कंटेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे भी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जिस की से जो भी काम होने वाला है सब आपके लिए यहाँ लगाई हुई हैं, बस आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं अगर बताते चलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है, मैं बस पढ़ के बता सकता हूँ, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम जाएगा उसमें। तो आप खुद से याद करेंगे तब ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, यदि सेल A15 और A16, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, A15 सेल और A16 सेल क्या होती हैं। अगर आपके यहाँ पर A है तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट आओगे तो आपकी रो आएगी 15 नंबर की और फिर आएगी 16 नंबर की। और सेल A17 में, यानी कि इसके बाद A17 आएगी, इसमें आप एक फॉर्मूला इनपुट करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था MS एक्सेल में आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेल में कैसे ऐड किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, फ्लोर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, ये सब चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। तो A17 में आपने फॉर्मूला टाइप किया इज इक्वल टू A15 इंटू A16, तो सेल का मान कितना आएगा 243। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। अभी आपको नहीं पता होगा कैसे होता है, अगर मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अलग से एक दिन किसी दिन क्लास ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, जिसमें मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आपको उसमें बता दूंगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, एम एस एक्सेल 365 में फंक्शन मैच, और ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट, इसमें कोई कमांड दी जाएगी फिर ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा, तो वो हमारी एक कमांड होती है। तो उपयोग सेल की रेंज को निर्दिष्ट आइटम को सर्च करने के लिए, फिर रेंज को उस आइटम की संबंधित पोजीशन लौटाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3 है एम एस एक्सेल 365 के डोनट चार्ट का उपयोग श्रेणीबद्ध डेटा के अनुपात को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रत्येक भार का आकार प्रत्येक श्रेणी के अनुपात का निरूपण करता है। तो तीनों की तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्पों में से कौन सा सत्य है। नंबर 1 आ जाता है असेंबलर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है असेंबलर। असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रिलोकेट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर क्या होता है दोस्तों। तो असेंबलर होता है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। क्या होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज को, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इस तरह की मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी, वो थी आपकी कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीनी कोड में, मशीनी लैंग्वेज में। और आपसे कहा गया है कि असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को करता है चेंज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो भी लाइन लिखी है कंपाइलर के लिए लिखी गई है कि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देश को रिलोकेट करने के लिए मशीनी कोड में परिवर्तित करता है, गलत बात। ये काम है कंपाइलर का। और असेंबलर का क्या काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो समझ सकते हैं कि असेंबलर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर 2, असेंबली कोड के एग्जेक्शन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात। एग्जेक्शन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वन पास असेंबलर क्या होता है, लोड एंड गो असेंबलर क्या होता है। ठीक है, वन पास की अगर हम बात करें तो वन पास का काम है, वन पास की अगर हम बात करें, वन पास असेंबलर, तो इसका काम क्या होता है, जो पूरा का पूरी असेंबली भाषा प्रोग्राम होता है, यानी कि फुल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एक ही बार में, क्या एक ही बार में क्या करता है, उसको उसके जो उसके समकक्ष मशीनी लैंग्वेज होती है तो उस प्रोग्राम में उसको अनुवाद कर देता है। आप इसको बोल सकते हो कि वन स्कैन में भी, वन स्कैन में जो उसको कन्वर्ट कर दे, पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर दे एक ही स्कैन में, किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा प्रोग्राम में, उसको क्या बोलते हैं, वन पास असेंबलर। अगर हम लोड एंड गो की बात करें, नोट डाउन करते रहिएगा, लोड एंड गो की बात करें तो देखिए लोड एंड गो से आप क्या समझ रहे हो, समझ सकते हो कि लोड किया और भाग गया, यानी कि तुरंत जल्दी जल्दी का काम। लोड एंड गो का मतलब क्या हो गया, जो तत्काल निष्पादन के लिए मेमोरी में अपना ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर ले, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करने का, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट, जो निष्पादन के लिए मेमोरी में अपना तत्काल ही ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर ले, उसको बोलते हैं लोड एंड गो। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड दोनों सही है। असेंबलर में वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। असेंबलर में ये दोनों ही शामिल होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, पहला गलत है तो ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, हाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका असत्य, बाकी दोनों के सत्य हैं, ट्रू हैं, और पहला फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको बताना है दोस्तों
कौन सा विकल्प सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फिर से आपका वही है ट्रू एंड फॉल्स वाला। तो विंडोज़ 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। तो अगर हम बात करते हैं विंडोज़ 10 में स्टोरेज सेंस, तो मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँगा कि स्टोरेज सेंस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टोरेज सेंस को समझ लेते हैं। तो स्टोरेज सेंस क्या करता है, जो आपकी फालतू की जो चीज़ें होती हैं, फालतू की वस्तुएं, अस्थायी फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स हैं आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जो सेव नहीं हैं, अस्थायी हैं, जिनका कोई पाथ ही नहीं है जिनका, तो उनको क्या करेगा, उनको रिसाइकल ड्राइव में भेज देगा, ऑटोमेटिक भेज के उनको खाली कर देगा। तो उससे क्या होगा, आपका स्पेस क्लियर हो जाएगा। और हमसे यही बोला है, स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त करेगा। बिल्कुल करेक्ट, ये खुद से आपको स्पेस दे देगा। दूसरा आपसे बोला गया है कि विंडो 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर एंड स्लीप विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ये सत्य बात है? तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट। जब भी हमको अपनी बैटरी पावर बचानी होगी तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? पावर एंड स्लीप ऑप्शन का। सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर बात की जाए कि विंडो 10 में ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस की सेटिंग पीसी सेटिंग में डिवाइसेज में होती है, तो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बिल्कुल करेक्ट। आपने देखा भी होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो क्या है? ईमेल एप्लीकेशन है। ईमेल एप्लीकेशन और क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जीमेल हो गया, तो ये भी आपका ईमेल एप्लीकेशन है। आपका याहू हो जाएगा, याहू हो गया, आपका मोजिल्ला हो गया, एप्पल मेल हो गया, तो ये क्या हैं? आपके मेल सॉफ्टवेयर हैं। तो ऐसे ही आउटलुक होता है। आउटलुक क्या है? मेल सॉफ्टवेयर। बिल्कुल करेक्ट। ईमेल क्लाइंट सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त या सिंक करने के लिए पीओपी या आईएमईपी प्रोटोकॉल जैसे मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ईमेल क्लाइंट जो होते हैं सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए, यानी कि फिर से ईमेल प्राप्त करने के लिए, तो आपको मैं समझा दूं कि पीओपी और आईएमईपी है क्या। तो सबसे पहले हम पीओपी और आईएमईपी की बात करेंगे। देखिए, पीओपी पीओपी क्या होता है? ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नोट डाउन करते रहिए। आईएमएपी की बात करें, आईएमएपी क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। लिखते रहिए साथ के साथ, चीज़ों को बहुत काम आने वाली हैं आपके। तो सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त या सिंक करने के लिए इन दोनों प्रोटोकॉल जैसे एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। आप इनको जब चैप्टर के थ्रू पढ़ोगे तो आप वहाँ पर पढ़ोगे कि आईएमएपी का वर्क क्या होता है। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 12, आईएमएपी का वर्क क्या होता है हमारा, और पीओपी का वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित मेल सर्वर और कैलेंडरिंग सर्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? करेक्ट हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एप्लीकेशन है, जो ईमेल एप्लीकेशन है, ये करेक्ट हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एम एस वर्ड 365। एम एस वर्ड 365 में ऑप्शन आइकन नाम वाले कॉलम का अर्थ से, मतलब ये आइकन किस चीज़ का है, ये चारों बताने हैं आपको कि इन आइकन से आप क्या समझते हैं। तो चित्र देख के आपको उनके नाम बताने हैं कि किसका क्या नाम है, यानी कि कौन सा किस काम में आता है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें
ये जो आपको पेज दिख रहा है तो ये होता है पेज साइज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, इधर को लेंथ और इधर को ब्रेथ या इसकी हाइट, कि कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई का आपको पेज लेना है, तो तीर के एरो के निशान से आप समझ सकते हो। तो ये पेज साइज को निरूपित करता है या इंडिकेट करता है। अगर आपके लिए यहाँ पर इस तरह से कोई दिया है और सामने एरो है ये वाला, अगर एरो आपका राइट साइड में अगर जा रहा है तो वो होता है आपका लेफ्ट इंडेंट। अगर लेफ्ट की साइड से एरो आपका यानी कि इधर से लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो लेफ्ट इंडेंट हो गया, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो राइट इंडेंट हो गया। अगर राइट की साइड से एरो चला है तो वो आपका राइट इंडेंट हो जाएगा, और अगर ए के ऊपर इस तरह से है तो वो हो जाएगा उसका इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या आपको रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा 2 3 4 1, वो ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेक, EDVAC का पूरा नाम इनमें से कौन सा होगा। तो एडवेक का आपको नाम बताना है, तो आप तभी बताओगे जब आपको फुल फॉर्म पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेडिकेटेड वेरिएबल एनालॉग कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंपाइलर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, डिस्क्रीट वेरिएबल वाला, हाँ ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म भी आपको करा देंगे एक दिन को, मेन जितनी भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई फुल फॉर्म है, वो कोई भी क्वेश्चन हो जो भी पूछी गई फुल फॉर्म है वो सारी की सारी, और जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वो भी उसमें रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। आरएसएस एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। तो अगर हम आरएसएस की बात करें तो सबसे पहले आरएसएस क्या है, आरएसएस की फुल फॉर्म, तो आरएसएस होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्या हो जाएगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। अगर हम दूसरी बात करें तो एक और यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा इसका, आरएसएस का रिच साइट समरी। जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप उसको टिक कर सकते हो। तो आरएसएस यहाँ पर जो इसका आरएसएस का मतलब होगा रियली सिंपल सिंडिकेशन, यानी कि एक वेबसाइट की सामग्री को दूसरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराता है, वो आरएसएस कराता है। कुकीज़ आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, कुकीज़ पढ़ा भी होगा। तो कुकीज़ क्या होती है, ये होती है स्मॉल, या आप इसको बोल सकते हो मिनी टेक्स्ट साइज फाइल, यानी कि मिनी टेक्स्ट फाइल होती है छोटे आकार की। क्या होती है, कुकीज़ होती है जो भी आपने सर्वर में, जो भी जानकारी सर्वर द्वारा निर्मित की गई और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर की गई जानकारी होती है, वो होती है कुकीज़, यानी कि उसको छोटे टेक्स्ट फाइल। वेब सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये आपका गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखिए वेब सर्वर है क्या, वेब सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर की भी बात कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज सर्व करता है। देखिए सर्वर यानी सर्व क्या होता है, आपने होटल में किसी में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में, तो क्या होता है वेटर क्या करता है, चीज़ों को आपको सर्व करता है, परोसता है आपको, यानी आपको ला करके देता है। तो वेब सर्वर ये भी आपको पेज परोसेगा, पेज ला करके देगा। जो भी आप सर्च करोगे उसके बहुत सारे पेज आपके सामने ओपन होंगे, तो पेज सर्व करता है आपको, वेब पेज को यूजर तक पहुंचाता है, तो वो क्या होता है आपका डेटाबेस सिस्टम। तो सॉरी, वेब सर्वर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये क्या होता है, ये एक डेटा स्टोरेज प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, तो ये क्या है, डेटाबेस, डेटा स्टोरेज। तो DBMS की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, देखना बिना पीछे देखे, क्योंकि मैंने Ctrl+C आपको बताया था। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने क्लास को एकदम ध्यान से पढ़ा है, कौन अच्छे से
पढ़ रहा है अपने जो सिलेक्शन है उसको दिमाग में रखते हुए एकदम शिद्दत के साथ, जो भी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं वो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे, और जो बस ऐसे ही कि हाँ देख लो किस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह का पढ़ लेंगे, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। और जिनको पता है कि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, उसी के आधार पर हमको तैयारी करनी है, अदर तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन वो पिछला आधार तो छोड़ना ही नहीं है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचता है तो वो छूटेगा ही नहीं, बाकी आगे तैयारी हमको करनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 17। लास्ट 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको भी कर लेते हैं। विंडो 10 में दिस पीसी होता है एक ऑप्शन, दिस पीसी पे जाएंगे आप नीचे की साइड में, या ऊपर आपका पीसी का मॉनिटर बना होता है वहाँ पे जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब आप ओपन करोगे तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा? क्या टैबलेट उपलब्ध नहीं होगा, प्रोटेक्ट, मल्टीटास्किंग या स्टोरेज? तो जब आप वहाँ देखोगे तो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विंडो 10 सेटिंग में परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत। विंडो 10 की सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स को ओपन करोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा परमिशन एंड हिस्ट्री, उसको आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा सेफ सर्च। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है? तो स्ट्रिक्ट नहीं है, मॉडरेट नहीं है, ऑफ, ऑन, लो या नॉर्मल? तो देखिए स्ट्रिक्ट होता है, मॉडरेट होता है और ऑफ होता है, ना ही ऑन मिलेगा, लो और नॉर्मल, यानी कि पहला दूसरा तीसरा है, दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। किसके अंतर्गत? सेफ सर्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये बताना है, फटाफट से बता दीजिए। आईपी एड्रेस का अर्थ, यानी कि आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा, तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट। मैन की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3, सीडी रोम शब्द का अर्थ कॉपी एंड डिस्प्ले रोम होता है, बिल्कुल गलत। तीसरा वाला हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। अब हम बात करें सीडी रोम की, अगर कॉपी एंड डिस्प्ले रोम नहीं होती तो फिर आखिर होता क्या है? तो ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना। तो देखिए मैं आप, पहली बात तो कुछ बच्चों को पता होगा, शायद कुछ को ना पता हो, हालांकि सबको पता होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम से हो जाएगा हमारा रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रोम और एक होता है रैम। आपने सुना होगा कि जब आप फ़ोन लेते थे तो देखते थे कि कितने जीबी रैम है फ़ोन, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप बोलते थे कि रैम रोम कितनी है भैया, तो रैम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो वो कौन सी होती है? रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अगर हम मैन की बात करें तो ये नेटवर्क के टाइप हैं, एक होता है मैन, एक होता है लैन और एक होता है बैन। 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और बैन की एक फुल फॉर्म पूछी जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बहुत बार आपसे पूछ भी लिया जाता है लैन, मैन, बैन की फुल फॉर्म अगर आपको आ गई तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल से, फॉर्मूला और उसके एक्सप्रेशन नाम वाले कॉलम का आउटपुट नाम वाले कॉलम से मिलान करना है। तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, आपको ये सारे फॉर्मूला इज इक्वल टू से शुरू होंगे, कहीं भी देख लो आपको इक्वल लगा के तभी फॉर्मूला आपका स्टार्ट होगा। अगर मिड की बात करें तो मिड क्या होता है? बीच की चीज़। अगर हम मिड की बात करें तो बीच की चीज़ होती है, तो बीच वाला जब भी आपको मिड देखने को मिलेगा तो वहाँ उसकी क्या कमांड के लिए बोल रहा है? तो मिड से हमारा क्या मतलब है कि अच्छा मान लीजिए कि इस फंक्शन से क्या होता है, तो इस फंक्शन से हम निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, काम ये करता है कि किसी भी टेक्स्ट या कोई भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पर दिया है मुंबई मेट्रो 8,5, तो यहाँ वर्ड तो मुंबई मेट्रो है और कमांड क्या दी गई है? 8 और 5। तो यहाँ हमसे बोला है कि मिड से मतलब है कि बीच के करेक्टर,
तो मिड में क्या उठाना होता है कि बीच वाले कैरेक्टर या अक्षर को लेना होता है। तो मुंबई मेट्रो के टोटल वर्ड कितने हो गए, 6 और 2 8, 2 10 और 1 11। तो उसमें से हमको 5 वर्ड उठाने हैं बीच वाले। तो यहाँ पर हमने मुंबई मेट्रो 85 में क्या बीच का क्या निकलेगा, मेट्रो वर्ड निकलेगा। मिड से क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन यानी कि बीच वाला, तो मिड से बीच का हिस्सा। जब भी आपको रेप्ट देखने को मिलेगा तो ये रिपीटिशन को बोलता है कि आपको उस शब्द को रिपीट करना है टेक्स्ट नंबर या को टाइम्स में, कि किस टेक्स्ट को कितने नंबर पर कितनी बार आपको रिपीट करना है। रिपीट टेक्स्ट ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर दिए गए हैं उसमें कि कितनी बार उसको रिपीट करना है। तो यहाँ पर 3 बार है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर हम दोस्तों बात करें DEC डेक टू हेक्स, तो ये क्या करता है, तो डेक टू हेक्स का मतलब होता है कि उसको हेक्साडेसिमल में रिटर्न करना होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और प्रॉपर, तो प्रॉपर जब भी आपसे बोले तो प्रॉपर का मतलब होता है एज इट इज, जैसा दिया है वैसा का वैसा। तो मुंबई मेट्रो एज इट इज लिख देंगे प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर वैसे का वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 3 4 1। फॉर्मूले को और भी अच्छे से समझने के लिए हमको पूरी की पूरी क्लास करनी होगी। ये मत समझना कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, आपको उनको अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन आपका होमवर्क में है आपको होमवर्क में करना है। आपको कमेंट में कमेंट करना है कि उसका सही आंसर क्या होगा, बिना किसी चीटिंग के। आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन को पुटअप किया, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने आप लोग कर पाए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जिस भी टॉपिक पर, जिस भी आप प्रीवियस ईयर जो भी अगर आपको चाहते हो, कोई आपका सजेशन हो या कोई हेल्प आपको चाहिए, तो आप अपनी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिए।